रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, मुल्की सियासी मैदान में ठनी हुई है अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान में। ऐसे में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, कयास आराइयाँ हो रही हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या सच है, क्या झूठ है, इसको डीबंक करना बड़ा ज़रूरी है। एक ऐसी खबर हुकूमती इत्तेहाद से मुतल्लिक आज शेख रशीद साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने शेयर की है। वो दावा करते हैं कि नून लीग की पार्टनरशिप टूटने वाली है। वो कह रहे हैं कि राब्ते और फैसले लंदन में हो रहे हैं, जहां मायूसी छाई हुई है, खासकर जो इलेक्शंस हुए हैं उसको लेकर। और फिर उन्होंने कहा कि अब डमी रह गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और आने वाले दिनों में 10-15 रोज़ में बड़ा कुछ पता लग जाएगा। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसमें वजाहत आ जाएगी सामने। लेकिन ये जो सब कुछ है ये घूमता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उनका जो इत्तेहाद है हुकूमत बनाने के लिए उसके साथ। अब इसकी झलक हमें कुछ इस तरह से भी मिलती है कि MQM जो पहले तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी, फिर उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए PDM से इत्तेहाद किया, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं और उनका उन्होंने खुल के भी इजहार किया है। कुछ रोज़ पहले आपने वसीम अख्तर साहब की तो बड़ी अनकैंडिड गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हम बड़े तंग हैं हुकूमत से, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि हम इस बारे में संजीदगी से सोच भी रहे हैं कि शायद हम निकल सकते हैं। होगा लंदन में क्या चल रहा है, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, और फिर उसके असरात जो मुल्क में हो रहे हैं क्या पड़ सकते हैं हुकूमती इत्तेहाद पर। यही सवाल है अपने तज्जियाकारों के लिए कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इत्तेहाद खतरे में है, हाँ या नहीं, क्या ऑप्शंस हैं। ज्वाइन करें आज हमें पैनल पे महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मजहर अब्बास साहब आपसे जानना चाहूंगी, MQM खुल के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, सुन रहे हैं हम कि मुलाकातें तो कुछ हुई हैं लेकिन अंदर खाने बड़ी बातें भी चल रही हैं। सर, आपके पास इससे मुतालिक क्या इंसाइट है और कितने पानी में है PDM इत्तेहाद, PDM हुकूमत MQM से मुतालिक? देखिए अलीना, MQM का मसला ज़रा मुख्तलिफ सा है। आज उनका एक इजलास होना था, राब्ता कमेटी का इजलास होना था, लेकिन वो अचानक जो है वो शेड्यूल इजलास मुलतवी हो गया। MQM के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो उनकी राब्ता कमेटी के भी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चंद लोग हैं MQM के जो फैसले करते हैं और फिर राब्ता कमेटी के सामने ले आते हैं। लेकिन एज सच इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तक ऐसी तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि MQM कोई इत्तेहाद से निकलने जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि उनको अभी ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर बल्दियाती इलेक्शन अगर जब भी होंगे अगले 2-3 महीने में, उसमें MQM को एक बड़ा चैलेंज का सामना है। तो वो ज़रूर उसके हवाले से ये चाहते हैं कि उससे पहले कम से कम उनके कुछ ऐसे मुतालबात पूरे किए जाएं कि वो आवाम में किसी ना किसी तरीके से जा सकें। लेकिन ऐसा सच के MQM माजी में भी जाहिर है कुछ लोगों के कहने पे आती रही है, कुछ लोगों के कहने पे जाती रही है, जिस तरह और जमातों का भी रहा है इस सिलसिले में। लेकिन अगर इत्तेहाद में और इसमें PDM में क्रैक्स की बात है तो सबसे मेजर जो डेवलपमेंट हो रही है वो लंदन में हो रही है। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हो रहा है, ये सबसे अहम सवाल है। इत्तेहादी तो जिस तरह PTI के इत्तेहादी जब टूट रहे थे तो यही सवाल उठा था कि PTI अपने इत्तेहादियों को नहीं बचा सकी, तो उसमें यह हुआ कि पहले PTI अपने आप को तो बचा ले। अब यहाँ भी सूरत हाल यही है कि मुस्लिम लीग नून पहले अपने आप को तो बचा ले। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो क्रैक्स पड़ रहे हैं उसका लामोहाला असर जो है उनके इत्तेहादियों पे भी पड़ेगा। लेकिन एज सिचुएशन स्टैंड टुडे MQM ने अभी तक ना इस तरह इस हवाले से कोई फैसला किया है, ना उनकी अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ से जो बात हुई थी उसमें भी इस हवाले से कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं है। हाँ, वो ज़रूर ये चाहते हैं कि अगले चंद हफ्तों में उनके बाद मुतालबात जो है उन पे अमल किया जाए। ठीक है जी मलिक साहब, आप कहते हैं कि खतरा नहीं है MQM वाले डिपार्टमेंट में तो एटलीस्ट नहीं है, लेकिन ये जो लंदन से बातें आ रही हैं ना, खबरें आ रही हैं, ये बड़ी दिलचस्प है। नियाजी साहब, आपके पास इसके ऊपर क्या इंसाइट है? ना सिर्फ नून लीग के हवाले से बल्कि कहा जा रहा है ना, परवेज इलाही साहब भी वहां पे थे, वहां पे बड़ी कुछ फैसले हुए हैं। सर, पहले तो नून लीग का बताएं। कहा जा रहा है शो पीस है शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है। देखिए जी, दो चीजें फर्क है। पहली बात यह है कि नून लीग में क्रैक्स हैं या नहीं है, और दूसरी चीज यह है कि आया नून लीग जो है लंदन से कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही। क्रैक्स होने का मतलब यह है कि लंदन और है और यहाँ पे कुछ और है और दोनों के अंदर कुछ दरमियान में है।
फासला पड़ गया और 2 अलग ग्रुप्स बन गए हैं। मेरे नहीं ख्याल कोई ऐसी सूरत हाल नून लीग के अंदर मुस्तकबिल करीब में है। बाकी फैसलों में यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब का कई फैसलों पर असर है। मसलन यहाँ के लोग नहीं चाहते थे सारे के सारे कि मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया जाए। वहां से नवाज शरीफ साहब ने फाइनल फैसला किया और जब शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे तो उनके जहाज में साथ बिठा के भेज दिया। अब आ जाए ये मुस्लिम नून के अंदर एक अरसे से पहले चल रहा है जी कि मरियम नवाज साहबा को लॉन्च करने का तरीका क्या किया जाए ताकि इमरान खान साहब की पॉपुलर पॉलिटिक्स का मुकाबला मुस्लिम नून के नजदीक शायद मरियम ही कर सकती है और इसमें कॉन्सेंसस है मुस्लिम नून के अंदर। तो ये उनका अपना बिल्कुल एक इंतजामी मामला है। ये इसमें क्रैक की कौन सी बात आ गई, इसके ऊपर अभी उसकी जो जुज़वियात है वो तय हो रही हैं कि मरियम नवाज साहब आएंगी तो कैसे आएंगी। ये कहा गया है कि जी पोलिटिकल पार्टी जो है वो हुकूमत से अलहदा कर दी जाए। हुकूमत एक इत्तेहादियों की हुकूमत है, वो करते रहें, उसके अंदर जो लोग हैं वो करें और मरियम नवाज साहबा जो है उन पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, उसको पाकिस्तान में लेके चले। लेकिन अभी चूंकि मेरा अपना ख्याल है कि चंद हफ्ते या चंद महीनों तक शायद मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान ना आए, तो ये इतनी कोई क्विक फिक्स नहीं है। लेकिन अमलन जब इलेक्शन जो है अगला साल है तो इलेक्शन का अच्छा। अब मर्जी है इलेक्शन जुलाई में कराएं या सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन कराएं। अगस्त तक हुकूमत अपना टाइम पूरा करती है या 2 महीने पहले डिसॉल्व कर देती है। ये भी मुस्लिम नून जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेगी और पॉलिटिकली देखेंगे क्या जी उनको वारा खाती है नहीं खाती। ओके शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है और जो लंदन से खबरें आ रही हैं उसके ऊपर, और फिर हुकूमत बड़ी तेजी से गैर मकबूल हो रही है चाहे वो माशी महाजोर और दीगर फैसले हों, आप क्या समझते हैं, क्या सस्टेन कर पाएगी? अच्छा अलीना, बहुत शुक्रिया। 2 पहलू हैं, पहले तो जरा एमक्यूएम पाकिस्तान वाले इशू पे बात कर लेते हैं। अगर सियासी मेरिट पे देखा जाए इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों इस इत्तेहाद को छोड़ना चाहेगी? जो हाल है इस वक्त एमक्यूएम का उन हलकों में जहां पर वो बड़े मार्जिन से जीतते हुए आए थे, 2018 में भी जो कोरंगी का हलका था वहां एक टफ फाइट थी और अब आपने देखा बाई इलेक्शन में वो कोई 32-35 हजार की लीड से हारे हैं। तो कोई मकसद नजर नहीं आता कि इस वक्त अगर वो इत्तेहाद छोड़ते हैं और हुकूमत गिर जाती है, फिर जनरल इलेक्शंस होंगे तो इस वक्त एमक्यूएम क्या उसमें हासिल कर सकेगी? तो इसका कोई मेरिट तो नहीं नजर आती इस वक्त छोड़ने की। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान, बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान है, हमारे बड़े सारे दोस्त वहां पे मौजूद हैं और हाल इस वक्त यह है कि राब्ता कमेटी में कौन आएगा कौन नहीं होगा इसका फैसला एमक्यूएम खुद नहीं कर सक रही है। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा गवर्नर किसको बनाना है, कौन गवर्नर होगा, ये फैसले भी एमक्यूएम से बाहर हो गए। अब वो राब्ता कमेटी उनकी है वो बहाल है और गालिबन राब्ता कमेटी बनाने का मकसद ये था कि लंदन और कराची के बीच में राब्ता होगा क्योंकि अल्ताफ हुसैन लंदन चले गए थे। अब लंदन से तो बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी है एमक्यूएम पाकिस्तान, तो फिर राब्ता कमेटी का मेरे ख्याल से एक ही मकसद रह गया है कि उनसे राब्ता करके पूछें कि क्या करना है, किसको गवर्नर लगाना है, अपनी राब्ता कमेटी में किसको शामिल करे। तो मेरे ख्याल से अब राब्ता कमेटी का जो रोल है ना वो मुख्तलिफ हो गया है, लंदन की जगह कहीं और जरा इवॉल्व हो गया। अब वो लोकल कॉल हो गई है, अब वो 051 पे करते हैं कॉल। कराची से अगर बैठ के करते हैं लैंडलाइन तो 051 से करते हैं, तो लेकिन हो सकता है 021 वाले भी वहां पे। मज़हर साहब ने कानों को हाथ लगा लिए। नहीं, ये रियलिटी है। एमक्यूएम अब इससे जितना भी जो है पब्लिकली आके अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश करे, बट ये फैक्ट है ना कि किस तरीके से कामरान टिसोरी साहब पहले राब्ता कमेटी में आ गए जंप लगाकर, और वही बेचारे कामरान टिसोरी जिसकी वजह से बेचारे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को पार्टी से बाहर किया था, तो और फिर आपके साथ गवर्नर बन गए। तो मेरे ख्याल से उनकी पॉलिटिक्स तो बड़ी इस वक्त वाज़ेह है कि किस किस्म की है। तो मुझे नहीं लगता ऑन मेरिट वो छोड़ के जाएंगे। हाँ, कहीं से फिर ये इशारा आ गया, राब्ता कमेटी से राब्ता हो गया तो फिर अलग बात है। दूसरा, मुझे ये जो लंदन वाली बात है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इस वक्त क्या सिचुएशन वहां पे है, क्योंकि फैसला तो ये किया है कि हम सितंबर में जब असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तब तक हुकूमत चलानी है, क्योंकि पीएमएल अपने आप को चांस देना चाहती है कि इस वक्त जो भी माशी हालात का आपने भी जिक्र किया वहां से वो रिवाइव कर सके। इस वक्त इलेक्शन में जाना तो किसी तरह भी सूट नहीं करता नून लीग को। जो आपने देखा बल्दियाती जो बाई इलेक्शंस में हाल हुआ है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि चाहेंगे इस वक्त वो इलेक्शन हो सके, तो वो अपने आप को टाइम देंगे कि कुछ हम बेहतरी कर ले, कुछ इमरान खान का मोमेंटम टूट जाए तो फिर वो इलेक्शन में जाना चाहेंगे। इस वक्त तो नजर नहीं आता। और इमरान खान जो आपने शेख रशीद की बात की है, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी कल इस तरह की एक बात की है कि जो नवंबर की तैनाती है वो ये हुकूमत नहीं कर सकेगी,
तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो एक ही सूरत हो सकती है उसकी कि या तो वो वाले फॉर्मूले पे अमल दरामद हो कि बरकरार रहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, या उससे पहले हुकूमत गिर जाए तो फिर ऑब्वियसली पीएमएलएन जो है वो चीफ लगाने की कंडीशन में नहीं होगी। यही दो सूरतें हो सकती हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में वैसे बड़ी कंफ्यूजन है, इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर नेगोशिएशन इमरान खान के बिल्कुल फेल हो गए, उनको लगेगा कि कुछ अब मेरे सामने नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो फिर वो लॉन्ग मार्च करेंगे। जबकि एक तबका ये भी कहता है कि वो लॉन्ग मार्च उस वक्त करेंगे जब इशारा मिलेगा। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये दोनों बातें इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही हैं साथ साथ। क्या हो रहा है मेरे ख्याल से या तो इमरान खान को पता है या डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को पता है, जो बैकडोर इस वक्त राब्ता कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, राब्तों से मुतालिक तो अभी फवाद चौधरी साहब कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे ना, उन्होंने फिर वही गू सी बात कर दी। उन्होंने कहा कुछ वजाहत नहीं, हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे हैं, वही वाली बात। लेकिन महमल, हम जब लंदन के राब्तों की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं जो परवेज इलाही साहब गए हुए थे उनका भी राब्ता हुआ है और वो भी बड़ी अहमियत रखता है इस सारे के सारे सिनेरियो में। आपकी उससे मुतालिक कुछ इत्तलात है और आप इस सिनेरियो को सारे को कैसे देख रही हैं? क्या पीडीएम, जैसे अभी शहजाद कह रहे थे कि थोड़ा टाइम मिले उनको, वो चाहते हैं अपने आप को रिवाइव करें, जो जमाते हैं वो अपना वोट बैंक स्ट्रांग करें, हालात के ऊपर काबू पाए, ये कर पाएंगे या फिर जितना टाइम गुजरता जाएगा इनके लिए मुश्किल होता जाएगा? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि जिन राब्तों की बात हो रही है, जो शहजाद ने 051 का इशारा दिया, वही राब्ते जो है वो सबके साथ, सब जमातों के साथ चलते हैं। और ऐसे नहीं, 051 मेरा भी नंबर है मैम, मुझसे भी राब्ता कर सकते हो। नहीं, आपको मैं मोबाइल पे कॉल करती हूँ, आपकी लैंडलाइन, मेरे पास लैंडलाइन नंबर नहीं है। तो नहीं, एक होती है रेड लाइन, तो खैर एनीवे, जो हॉटलाइन सॉरी जिसे कहते हैं। तो अलीना, बात यह है कि जहां तक राब्तों की बात है तो वो राब्ते तो फोन पे राब्ते वैसे खतरनाक हो गए, अब मुलाकातें करनी पड़ेंगी डायरेक्ट। नहीं, मुलाकातें भी ऑडियो लीक्स हो जाती है लीना, क्या बातें कर रही हैं आप, तो कुछ भी नहीं सेफ मेरे ख्याल के अंदर। कोई भी राब्ता होगा कभी ना कभी, कोई भी उसकी कहीं से टेप आ जाएगी। अच्छा, बात ये हो रही है कि देखिए राब्तों की आपने बात की, राब्ते तो वो फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, पीटीआई, शेख रशीद, जो भी सारे बातचीत कर रहे हैं, राब्ते तो रहते हैं। राब्ते तो जब ये हुकूमत ऑपोजिशन में थी तब भी थे, राब्ते आज की ऑपोजिशन यानी पीटीआई उनके भी हैं, जो मर्जी बेशक बाहर बात करते रहे, लेकिन बैक टू टॉक इनकी चलती रहती है। अच्छा, जो आपका जो बुनियादी सवाल है, वैसे पहले उस पर आ जाती हूँ, फिर मैं राब्तों के ऊपर थोड़ा सा उसके बाद आती हूँ। जो बुनियादी सवाल है कि क्या जो है इस इत्तेहाद को खतरा है, देखिए इत्तेहाद को वैसे तो ये फितरी इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद जो है एक तहरीक चलती है, फिर उसके बाद हुकूमतें बन जाती है, सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन इस वक्त सबका सेल्फ इंटरेस्ट इस हुकूमत में जो इत्तेहादी है उनका क्या है? उनका यही है कि इलेक्शन अपने टाइम पर, क्योंकि उसकी वजह अभी आपने सारे बाई इलेक्शंस भी देखे हैं, आपने इतवार का भी अभी का इलेक्शन देखा है। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी कोई एक जमात इसमें से, पूरी कोलिशन गवर्नमेंट में से बता दे जो चाहेगी कि इस वक्त इलेक्शन हो? क्योंकि अगर वो इत्तेहाद तोड़ते हैं तो वो जाएंगे का, क्योंकि उसकी तो इम्प्लीकेशन साफ है, हुकूमत गिर जाएगी और इलेक्शन कॉल करने पड़ेंगे। तो उसकी दूसरी इम्प्लीकेशन उसकी ये है कि अगर जो, क्योंकि तैनाती के गिर्द बहुत कुछ घूमता है, तो अगर तो नई तैनाती होती है या जो भी चल रहा है अगर इस तरह भी चलेगा, तो क्या उसके अंदर ये होगा कि फिर ये बात हो रही है कि मुक्तदर हल्के जो उनके ज़ेरे असर इत्तेहादी हैं उनको कोई यही कॉल्स, राब्ते, कोई सिग्नल देंगे? तो ये सिर्फ यही चीज हो सकती है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो जा सकती है। सबका कमोबेश एक ही राय रखते हैं चारों एनालिस्ट। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल जो असेंबली में हुआ, जिस तरह से गुस्से का इजहार किया जो हुकूमत में ही शामिल मेंबरान हैं उन्होंने, उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर जो इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू देते हुए नैब से मुतल्लिक इंकशाफ किया है, उसकी भी बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, कुछ नैब की बात करते हैं, क्योंकि साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौर में हमने अपोजिशन को कहते हुए बड़ी दफ़ा सुना कि इमरान खान और नैब का गठजोड़ है, नैब न्याजी गठजोड़ इसको कहा करते थे। कहा भी कि उनके खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इमरान खान और उनकी हुकूमत इसको हमेशा डिनाई करती रही, हमेशा रद्द करती रही। गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू इमरान खान साहब का मंजर आम पर आया है, जिसमें इमरान खान साहब
ये इतराफ कर रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं कि उनके दौर में नैब का कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था। और उन्होंने ये भी बढ़ के कहा कि वो कहते रहे कि 30 साल से चोरी कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले, यानी जो दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनके ऊपर केसेस करें, लेकिन इनके ऊपर हल्का हाथ रखा गया। क्या साबिक वजीर आजम ये जो एतराफ़ कर रहे हैं अब, ये उस वक्त की अपोजिशन के इल्ज़ाम को तकवीयत देता है कि उन पर केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। शहजाद, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूंगी, और खासकर जब से ये हुकूमत आई है PDM की, उसके बाद जिस तरह से रिलीफ पे रिलीफ मिला है, हाल ही में कल की डेवलपमेंट आसिफ अली जरदारी साहब को जो नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, उनकी बरियत जो हुई थी उसमें चैलेंज कर रखा था, उन्होंने वापस ले लिए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी डेवलपमेंट को, और फिर इमरान खान साहब का इसके ऊपर इतराफ? अलीना, केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए गए थे, इस बात में तो वजन है, इस बात में सदाकत भी है, लेकिन इमरान खान के जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं, मेरे ख्याल से उसमें कोई इस किस्म का एतराफ नहीं नजर आ रहा। उसमें तो बल्कि वो एलेज कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि केसेस थे, केसेस मैच्योर हो गए थे, लेकिन क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नैब को कंट्रोल कर रही थी, लिहाजा वो केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। और ये बात उन्होंने पिछले जलसों में भी की है इशारतन। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग ताकत रखते हैं मुल्क में, जो ताकतवर है, वो करप्शन को मसला ही नहीं समझते थे, इसलिए केसेस कभी साबित नहीं हो सके। तो आप जो बात कर रही हैं उसमें सदाकत है कि सियासी बुनियाद पे केसेस बनाए जाते हैं और बनाए गए थे, लेकिन इमरान खान का ये एतराफी बयान नहीं है, ये इल्जाम है। ये इल्जाम ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही थी नैब को, और वो शिकवा करते आए क्योंकि उनके कंट्रोल में थी, एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में नैब थी, लिहाजा केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। और जैसे मैंने कहा कि जलसों में भी कहते आए, मुझे याद है एक मीटिंग हमारी रिसेंटली हुई थी इमरान खान साहब के साथ, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि दो बड़े अहम शख्सियत यहीं पे बैठ के मुझे बताते थे, उन्होंने इशारा करके कहा सोफे की तरफ, कि यहीं पे बैठ के हमें बताते थे कि कितने करप्ट है नवाज शरीफ और जरदारी, और फिर कहते हैं कि हम कुछ हुआ नहीं उन केसेस के हवाले से, और अब वो लोग इख्तिदार में भी आ गए दोबारा। तो ये इस किस्म की बात करते रहे, तो मेरे ख्याल से एतराफ नहीं है कि इमरान खान का, वो एलेज कर रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे थी। अब जरा इसको भी इवैल्यूएट कर लेते हैं कि क्या इमरान खान का ये बयान दुरुस्त है या गलत है। मेरे ख्याल से देखिए, दोनों चीजें हैं। जब आप कहते हैं कि इमरान खान को लाने वाले एस्टैब्लिशमेंट थे और 2-3 साल तक ये कहते रहे कि इमरान खान पपेट थे, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि शायद कुछ इन्फ्लुएंस नैब का इमरान खान पे हो, जो कि जावेद जस्टिस राइट जावेद की वजह से था भी, क्योंकि वो एक कॉम्प्रोमाइज शख्स थे, उनको ब्लैकमेल किया गया। लेकिन क्या सिर्फ नैब पे इन्फ्लुएंस इमरान खान का था? ये भी नहीं है ऐसी बात। एस्टैब्लिशमेंट का भी यकीनन इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि हम सब खुद कहते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इमरान खान को चला रही थी। और आप देखें तो अगर इमरान खान के 3.5 साल में कोई एक सियासी केस में कन्विक्शन नहीं की है नैब ने, एक केस जिसमें कन्विक्शन हुई है वो इमरान खान के इक्तदार में आने से पहले था, यानी कि जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का केस था, वो वाहिद सियासी बड़ा केस है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और वो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले था। तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस किसी और का भी हो सकता है नैब पे। और एक और अहम बात ये सुनिए कि मरियम नवाज तो खुद बार बार कहती आई थी, पूरी PDM की मूवमेंट आप उठा के देख लें, कि हमारी लड़ाई तो इमरान खान से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो 2 बड़ों से है। अब मरियम नवाज साहब जैसे पूछते हैं कि वो 2 बड़े कौन थे, तो मेरे ख्याल से जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में इसमें बात करते हैं ना कि मुकम्मल तौर पे इमरान खान किसी चीज के जिम्मेदार थे, या इमरान खान कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार थी, ऐसा नहीं है। इस गवर्नमेंट को सबने हाइब्रिड गवर्नमेंट का नाम दिया था, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल थे। जो कुछ हो रहा था उसमें कहीं पे एस्टैब्लिशमेंट का रोल था, कहीं इमरान खान का था। एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े अच्छे काम भी किए इमरान खान के लिए, पैसा लेके आए सऊदी अरब से, UAE से, तब इमरान खान को बड़े अच्छे लगते थे, वो बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करती थी एस्टैब्लिशमेंट, तब भी इमरान खान को अच्छे लगते थे। तो मेरे न्याय साहब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ठीक है, हाँ, पूरी तरह से नहीं हम कह सकते। न्याय साहब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एक जुमला मैं और कह दूं, हाँ, जल्दी से, मुख्तसर। हाँ। जो है ना, हमारे यहाँ एहतसाब सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और इसकी वजह से जो अक्सर हम देखते हैं कि कमजोर केसेस में भी लोगों को जेलों में रहना पड़ा है, कस्टडी में रहना पड़ा है। एहसन इकबाल साहब उसकी मिसाल है, राना सनाउल्लाह उसकी मिसाल है। लेकिन क्योंकि हम क्योंकि एहतसाब को भी हम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर इंपॉर्टेंट और ऐसे केसेस जिनकी मेरिट स्ट्रांग होती है वो भी सियासत की नजर हो जाते हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब का इवेंटफील्ड का केस भी है, जिसमें FIA केस है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब बरी हुए, उनकी मेरिट बड़ी स्ट्रांग थी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप हर सियासी केस को ये कहेंगे कि ये तो सियासी इल्जाम है, तो फिर कल से आप फॉरेन फंडिंग केस पे भी ना बात करें, फिर आप तोशाखाना पे भी ना बात करें। हम उन केसेस पे इसलिए बात करते हैं। लेकिन शहजाद, फिर वो होता है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो फिर अगर 1-2 इतने ज्यादा पॉलिटिकल केसेस होंगे और फिर उसमें से 1-2 सही केसेस होंगे, तो फिर शक तो सारे के सारे उसके ऊपर होगा ना। नहीं, मुहावरों से बात नहीं चलेगी, हमें हर केस को सेपरेटली देखना पड़ेगा। क्या आप फॉरेन, हमने
50 सवाल किए फॉरेन फंडिंग केस पे, क्या हमने ये कह के उसको साइड में रख दिया कि नहीं ये तो सियासी इंतकाम है, पीटीआई कह रही है सियासी इंतकाम है? नहीं, सियासी इंतकाम होता है, लेकिन आप केस की मेरिट पे भी बात करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर एहतसाब सही मानों में होता ना, तो जो मेरिट पे केस बने थे वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते, और जो केसेस बेबुनियाद थे, जो सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए बने नून लीग के खिलाफ, उसको नहीं होता। ठीक है, न्याय साहब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? केस टू केस वेरी करना, देखना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। न्याय साहब, पहली बात तो यह है कि मैं ये कहता हूं कि जो कानून है उसकी क्या हदूद वजूद है कि जब आप कोई केस आता है तो उसमें से एक गवाह जो है उसकी थोड़ी सी लफ्जिश जो है वो केस को बर्बाद कर देती है। यहां पे इन्हीं केसेस के अंदर आपको जस्टिस जावेद इकबाल की जो वीडियो रिलीज की गई, भूल जाए कि तैयबा गुल जो है आजकल क्या कह रही है कि मुझे 1 महीना आपसे बेजा में रखा गया क्योंकि मेरे पास जस्टिस जावेद इकबाल की मजीद कई वीडियोस थी, और उस वीडियो के बाद जो वजीर आजम हाउस से निकली वो किसी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं निकली, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको नहीं दी, तैयबा गुल ने जाके दी। अगर तैयबा गुल को एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा है अभी मुझे उसका नहीं पता, लेकिन वो उसने दी। और किसने लीक की? वजीर आजम हाउस से। किसने? उनके अपने जो उस वक्त स्पोक्स पर्सन थे, वन ऑफ स्पोक्स पर्सन जो टीवी के वो हेड कर रहे थे, और ये सामने आई। किसी मुहज़्ज़र मुल्क में आप मुझे बता दें कि ऐसा बंदा कोई ऐसी पोजीशन में बैठ सकता है? उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी। फिर इन्हीं केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हर केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट और कईयों पे हाई कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन आई है, किसी एक का बता दें। फवाद के बारे में बता दें, बेचारे का आखिरी 3 बेस्ट जिंदगी के साल आपने जेल में डाल दिए। आज चीमा जो ब्रिलियंट अफसर था, जिसे आज भी उसके जो है जिसको कहना चाहिए कि तारीफों के डोंगरे बज रहे हैं, उस बेचारे को आपने उसका करियर तबाह करके रख दिया। कई वाइस चांसलर जेल में डाल दिए। आसिफ हाशमी थे पीपल्स पार्टी के, उन बेचारों को बगैर किसी वजह के आपने अंदर डाला। सारों को बरी करिए, और वो हैं जिनको बरी कर दिया गया, मैं उनके नाम ले रहा हूं। आप मुझे बताएं कि कौन सा केस है जिसके लिए इमरान खान साहब को इत्मीनान नहीं हुआ? पहला झूठ तो ये बोलते हैं कि 30 साल हुकूमत रही। एक सवाल अगर आपसे पूछ लूं, 5 जुलाई 2018 को अरेस्ट हुए फवाद हसन फवाद, इमरान खान के पास इख्तिदार नहीं था, तो वो फिर किसके इन्फ्लुएंस पे अरेस्ट किया था? मैं तो जो बात मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में कह के आया हूं कि आपके ऊपर जो अजाब नाजिल हुआ है इमरान खान कसूरवार नहीं है। और नवाज शरीफ साहब ने या मरीम नवाज साहब ने उनके नाम भी लिए। आप कहते हैं नाम नहीं लिए, 2 बड़े कहते थे, नवाज शरीफ से क्या नाम लेते कि एक उनके नाम जो एक बात बताई कि यही हमारे साथ हुआ है। और यहाँ पे पाकिस्तान में वो तकरीर बैन हो गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको अपने कन्वेंशन सेंटर में आकर हाईलाइट किया और मुंह पे हाथ कहा कि तुम ये ऐसी बात है के खिलाफ करते हो, तुम इतना तकद्दुस पामाल कर रहे हो हमारे अदारों का। उस वक्त तुमको नहीं पता था कि ये इदारों का तकद्दुस जो है उनको भी पामाल करना पड़ जाएगा। तो क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब ने नैब को वो अपने इक़्तिदार में आने के बाद ना सिर्फ इस तरह इस्तेमाल किया कि अपने केसेस खत्म करवाए, बाकी जो तड़का है केसेस का ये उसको आगे चलाना। अरशद मलिक की जो वीडियो दिखाई गई, ठीक है, उनको ये सजा उसके बाद मिली जब इमरान खान इक़्तिदार में आ चुके थे, लेकिन वो वीडियो मेरे सामने भी आ गई जिसका वो तस्करा कर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सर झुक गए हैं, ये सारी चीज, लेकिन नवाज शरीफ की सजा को वीडियो चेक नहीं कर सकती। आज तक डिस्कशन नहीं आई कि जिसके लिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सारी चीज देखें, इस पाकिस्तान के अदालती निजाम के साथ जितना भोंडा मजाक हमेशा होता है, लेकिन जो पिछले 6, 7, 8 साल से हुआ है, जिसके अंदर आपने सारे वो काम किए। व्हाट्सएप पे सुप्रीम कोर्ट जीआईटी तश्कील दे रहा है, व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर उनका नाम बता रहे हैं, फलां को रखो, मॉनिटरिंग जज बन रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन के एक वजीर आजम को, जो मुंतखब वजीर आजम है कौम का, उसको घर भेज रहे कि जी आपने ये नहीं किया, फिर आप केस सिलेक्शन कमीशन को भेज दे, फिर सुन ले। नहीं, इतनी जल्दी थी। ये जितना मजाक उड़ाया गया भोले तरीके से। फिर इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं, लेकिन सर हम 19 साल हुकूमत कहते 30 साल की है, वो मुशर्रफ के 10 साल अलहदा करके बताएं, और ये बताएं कि जो आपकी हुकूमत है वो सियासी हुकूमत कहलाएगी या वो कोई जो हाइब्रिड हुकूमत कराएगी। और उसके अंदर जो आपकी जो करप्शन हुई है उसको कहां से पाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट, सबसे नालायक, सबसे नाअहल हुकूमत है। याह्या खान वाहिद आदमी है जो नालायकी और नाअहली में शायद
इनका मुकाबला सख्त हो जाए जनरल याह्या खान का। बाकी इमरान खान नहीं सर, अगर वो वाली बात है तो उसके ऊपर फिर काउंटर आर्गुमेंट यही आता है ना कि अगर खान साहब के केसेस हैं तो अभी वाली हुकूमत कर ले उनको ट्राई, अभी वाली हुकूमत उनके खिलाफ जाए, रेफरेंसेस दायर कर दे। लेकिन खान साहब जब अपने दौरे हुकूमत के नैब के बारे में ये बोलते हैं तो बड़ा अहम है, इसको जायजा लेना चाहिए। खैर, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते हैं। मजहर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहब इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद। इमरान खान ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उनके दौरे हुकूमत में नैब इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था। ये भी कहा कि कहता रहा कि 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर केसेस बनाओ, लेकिन खातिर खा उसके अंदर कुछ हुआ नहीं। महमूद सरफराज साहब, आप इसका किस तरह से तज्जिया करती हैं? एक इंटरेस्टिंग जो बात की है शहजाद ने, वो कहते हैं ये एतराफ़ ना कहें, इसको इंकशाफ कहें खान साहब का। इल्जाम का है शहजाद ने अलीना, और बात यह इंकशाफ इल्जाम कहें, सॉरी इल्जाम कहें, क्योंकि देखिए कोई इतनी नई बात तो है नहीं। वो अगर नैब न्याजी गठजोड़ की बात होती थी तो उसके अंदर एक और जो है वो भी लफ्ज जो है वो ऐड कर ले, क्योंकि उसकी शहजाद ने एग्जाम्पल भी दी। देखिए बात है कि उनके एतराफ से, उनके इल्जाम से भी जो पीडीएम के लोग हैं उनकी बात को तकवीयत मिलती ही है, क्योंकि बेसिकली तो वो यही बात करते थे कि इमरान खान सा, एक तो ये कि नैब जो है वो वीक या फेक केसेस इस तरह से बनाती है, क्योंकि ये तो खैर हमने कई जुडिशरी की जजमेंट्स में भी देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल होता है। और बनी कब थी, एक डिक्टेटर ने बनाई थी जो कि बहुत तारीफ करते थे, और जो दूसरे हमने हुक्मरान देखे नैब की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए वो इमरान खान साहब है। तो मुशर्रफ साहब और इमरान खान साहब को नैब बहुत ज्यादा पसंद थी, तो अगर उसको एस्टेब्लिशमेंट भी चला रही थी, क्योंकि ये तो हुआ है कि ये पॉलिटिकल टूल, आर्म ट्विस्टिंग, इन चीजों के लिए इस्तेमाल भी हुई है, सामने भी आया है, जजमेंट्स के अंदर भी ये बात आई है। तो इससे तो उनके इल्जामात तो फिर दुरुस्त ही साबित होते हैं कि इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको ताकत में लाने के लिए, उनको वो सब करने के लिए ये इस्तेमाल किया गया, ये केसेस बनाए गए। जिस तरह शहजाद ने हेवनफील्ड की बात की, वो मियां नवाज शरीफ के केस को लेता रख के, मरियम नवाज का केस देखे तो किस तेजी से, किस वजह से वो एक वीक केस जो था वो बनाया गया, क्यों बनाया गया 2018 के इलेक्शन से पहले, क्यों इस तरीके से जो सजा है। तो खैर एनीवे, एक तो ये दूसरी चीज अलीना ये है कि वो कहते हैं कि मैं कहता रहा कि आप केसेस बनाएं, वो ये 30 साल की करप्शन, ये केसेस बनाए। क्या आप वही चाहते थे कि जो आप बशीर मेमन साहब को कहते थे कि केसेस बनाए, कि यानी कि किसी पे गद्दारी लगा दो या किसी पे इस तरह की चीजें बना दो? आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे तायन कर सकते हैं कि कौन सा केस है, क्या है? और एक और बात अलीना कि जो नैब के ऊपर अगर इनको इतने 3.5 साल थे, सबसे ज्यादा मैंने जैसे कहा तरफदारी तो ये करते थे, कोई चीज अगर को पैसे बराबर उन्होंने कर लिए हैं वो उसके ऊपर कहते थे देखिए हमें क्रेडिट जाती है, हमारी हुकूमत है, ये सब कुछ है। तौसीब भी आपने जावेद इकबाल साहब को दी, फिर वो आपने उन्हीं की वजह से दी होगी या अपनी वजह से। और उनकी जो एक वीडियो आई जिसका तस्करा शहजाद ने भी अभी बात किया, उसके बाद हुआ क्या? केसेस किसके खत्म? यानी आप एक तरफ केसेस बनवा रहे थे, इसका मतलब है कि क्या आप एस्टैब्लिशमेंट को कहकर ऑपोजिशन के ऊपर केसेस बनवा रहे थे और अपने केसेस ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट को कह के खत्म करा रहे थे, और वो वीडियो एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे थे ब्लैकमेल करने के लिए भी। और फिर ये मत भूलिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे केसेस भी हुए जो 30-40 साल पुराने केसेस, जिसमें साल लोगों को इनकासरेट किया गया विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी केस। ये भी चीजें हमारे सामने है। वो भी क्या एस्टैब्लिशमेंट ने केसेस किए थे या खान साहब की ख्वाहिश पर केसेस हुए थे? मीर शकील रहमान का केस था इसमें। जी, बहुत सारे इस तरह के सवाल उठते हैं कि कौन से केसेस इनकी ख्वाहिश पे हुए हैं, कौन से इनको फैसिलिटेट करने के लिए, कौन से जो चीज। इसका मतलब है कि नैब के केसेस की तो नैब की हकीकत तो इमरान खान साहब खुद ही इससे एतराफ कर रहे हैं कि असल हकीकत क्या थी, नैब कैसे केसेस बनाता था और क्या होता था, कैसे केसेस बना। ओके, मजहर अब्बास साहब, देखिए, एक तो ये समझ में नहीं आता खान साहब के कौन से बयान को दुरुस्त माना जाए, कौन से बयान को गलत माना जाए, क्योंकि अभी कुछ अरसे पहले तक तो वो ये कहते रहे कि नैब हमारे दौर में बिल्कुल गैर जानिबदार थी, बिल्कुल आज़ाद थी। अब वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंडर थी नैब, तो समझ में नहीं आता। वो एक ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक जब CMLA होते थे तो उनके बारे में ये मशहूर हो गया था कि कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। तो अब यही लगता है कि इमरान खान साहब जब ये कल तक वो नैब के बारे में उनका व्यू कुछ और था, आज उनका व्यू एकदम हो गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अंडर थी। कल तक वो ये कहते थे कि ये बिल्कुल हमारे दौर में तो बिल्कुल आज़ाद थे, खुद मुख्तार थे। दूसरी बात ये कि 20 साल पुराने रेफरेंसेस से तो जाहिर है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है
कि ये नवाज शरीफ के ज़माने में ये केसेस बने थे। अब दोनों पार्टियों में रजामंदी हो गई, तो आपको पता है कि शारिक जतोई और जो शादेब वाली फैमिलीज़ के दरमियान भी रजामंदी हो गई थी, तो मामला ख़त्म हो गया। तो दोनों ही राज़ी हो गए, रजामंदी हो गई, तो फिर ये मामला ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन इससे अकाउंटेबिलिटी में हमेशा से एक सवाल उठा है, हमेशा से एक बात उठी है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी हमेशा पॉलिटिसाइज रही है। और आज इमरान खान का ये इंटरव्यू ये साबित कर रहा है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के अंडर नैब चल रही थी तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज थे। ये सारी बातें जब इमरान खान साहब करते हैं तो फिर ये बात क्यों करते थे कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट्स एक पेज पर हैं? फिर वो अब तक 10 अप्रैल से पहले ये बातें क्यों किया करते थे? क्यों नहीं उन्होंने एक तकरीर की कौम से खिताब करते हुए कहते ये सारी बातें और उस वक्त गद्दी छोड़ के आ जाते? तो मेरा ख्याल है इमरान खान एक बहुत मुख्तलिफ लीडर के तौर पे आते। सर वो तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो नैब कवानीन में तरमीम हुई है उसके खिलाफ गए हुए और वहां पर करते हुए उन्होंने उनसे सवाल भी हुआ कि आप नैब के ऊपर और नैब कवानीन के ऊपर और नैब की तफ्तीश के ऊपर इतना क्यों इन्हिसार करते? दीगर तहकीकाती इदारे भी तो हैं। नहीं अलीना, देखिए मैं आपको बात बताऊं, देखिए ये जितने भी नैब के कवानीन में तरमीम हो या मौजूदा हुकूमत के लीडरों को रिलीफ मिले, इस सब का फायदा इमरान खान को सियासी तौर पे हो रहा है और वो इसको जो है जाहिर है अपनी जो ऑडियंस है उसको बता रहे हैं ये। लेकिन वो खुद जायजा लें कि कल वो क्या बात करते थे, आज वो क्या बात कह रहे हैं। अब मुझे क्या पता और आज क्या करते हैं, आज वो ये बात कह रहे हो, कल वो कुछ और बात आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया, मैं चाहती हूं शहजाद कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। नहीं शहजाद जो पिछली बार एक मिनट मज़े साहब बस एक लाइन ऐड करना चाहते हैं शहजाद, फिर मैं आपके पास आती हूं। सर अलीना, सिर्फ शहजाद जो पिछले सवाल के हवाले में राब्ता कमेटी की बात कह रहे थे, 92 में जब राब्ता कमेटी बनी थी तो उसका बेसिक मकसद ये था, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा था, पार्टी अंडरग्राउंड चली गई थी, उस हवाले से बढ़ना। उससे पहले उनका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता था, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है। और आज तक वो राब्ता कमेटी इसलिए कायम है कि पहले पार्टी के अंदर राब्ते होते थे, अब पार्टी से बाहर राब्ते होते हैं। अब पार्टी से बाहर राब्ते होते। शहजाद, आपने आपसे मुताल्लिक कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो मज़े साहब बात कर रहे हैं कि इख्तिदार में बैठ के कोई और बात करते थे। देखिए हमारे मुल्क की पावर डायनेमिक्स हैं, चाहे इमरान खान हो, पिछले दौर में नवाज शरीफ देख लें या इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो देख लें, ये सारे सफर करते थे, लेकिन जब ये हुकूमत से निकलते थे उसके बाद ही फिर ये इल्जाम लगाते थे। अब नवाज शरीफ साहब ने आप देखें डॉन लीग्स में परवेज रशीद साहब को हटा दिया, फातमी साहब को हटा दिया, उससे पहले जो उनके मिनिस्टर थे मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उनको हटा दिया। और सारे किस वजह से हटे हमें पता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो उस वक्त नहीं कहा मेरी हुकूमत पे दबाव है या कोई और फैसले कर रहा है। ये बातें तो बड़े बाद में आती हैं। इवन जब गिलानी साहब जाने लगे थे उस वक्त उन्होंने कहा था स्टेट विद इन द स्टेट। तो मेरे ख्याल से ये हम अक्सर समझते हैं कि हमारे वजीर आजम, हमारी हुकूमतें बड़ी ताकतवर होती हैं, वो ताकतवर दिखाते हैं अपने आप को और असल पावर किसी और के पास होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब लेकिन इनको पता है कि असल पावर कहां होती है। इमरान खान अपने दौर के ताकतवर वजीर आजम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट मौजूद थी। आमतौर पे हुकूमतों को ये सहूलत नहीं मिलती है। और दूसरा, अदालतें भी उनके खिलाफ नहीं थी, जैसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत हो या किसी और। सर लेकिन वो खुद को बेबस कहते हैं, वो कहते हैं साथ नहीं, वो तो हमें ओवर पावर कर रहे थे बकौल खान साहब के। महमल ताकतवर वजीर आजम है, बट ऑब्वियसली वो हनीमून पीरियड था, जब वो खत्म हुआ, लड़ाई हुई, तो उसके बाद फिर आप देख लें कि उनकी पावर कितनी रह गई। महमल, देखिए मैं कहना चाहती हूँ लीना, जो शहजाद ने पॉइंट किया, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि बाकी जमातों के साथ, वो 90s में जरूर ये हुआ होगा जो मुस्लिम लीग नून होती थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि इस तरह सेम पेज से कोई ताकत में नहीं आई, कोई भी हुकूमत ताकत में नहीं आई। और इमरान खान साहब को वो हम कठपुतली जब कहते थे कि क्योंकि सेम पेज है तो उधर से वो उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट करते थे, खान साहब तो खुद अपने आप को कठपुतली कह रहे, लेकिन कठपुतली नहीं थे वो इस तरह से। वो काफी, जिस तरह शहजाद ने भी कि वो काफी ताकतवर वजीर आजम थे, वरना अगर कठपुतली प्रॉपर होते तो क्या बुज़दार साहब लगे होते इस वक्त जब पंजाब के अंदर जो मसाइल हुए थे। और हनीमून पीरियड भी अलीना वैसे उनका बहुत लंबा चला, मतलब एक्चुअली बहुत लंबा चला। वो एक तैनाती के ऊपर
जो है वहां से गड़बड़ हुई थी, और एक यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट के ऊपर पहले हुई, और फिर और बुज़दार। अच्छा, अगर एक बंदा बड़े बड़े फैसले जो एक्चुअल डिसाइडिंग फैसले होते हैं, जो मैटर करते हैं, जिनसे डिफरेंस होता है, अगर वो नहीं कर सकता, उसके हाथ में उसकी पावर नहीं है, और ये छोटे मोटे फैसले यानी बुज़दार को लगाना है, क्योंकि हम देखते थे असल हुक्म तो कहाँ से आते थे और इम्प्लीमेंट भी किस तरह होते थे वो भी हमें पता है, तो इस तरह के फैसले अगर वो कर रहा है और इतनी अथॉरिटी उसको दे दी है, तब भी क्या हम उसको पावरफुल कहेंगे नियाजी साहब? हाँ ना, बुज़दार साहब को लगा दिया, लेकिन बुज़दार साहब की चलती कहाँ थी? बुज़दार साहब की चलती कहाँ थी? वो तो आते थे, आप सभी कहानियां बैठ के हमें सुनाते थे कि कहां से पावर आ रही है और किस तरह से फैसले आते थे और फिर अमल दरामद होता था। अलीना, पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनकॉर्पोरेट कर लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ दो बड़े केसेस है, उनका है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का और शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का। एवनफील्ड अपार्टमेंट जो है ब्रॉडशीट के साथ अटैच किए गए थे ब्रॉडशीट केस के अंदर, जिसके अंदर वो केस हारे, तो ये हार जिसके बाद पाकिस्तान को तकरीबन कोई 70-75 मिलियन डॉलर्स का जो है एक टांका लगा, तो ये हारे ये थे कि अदालत ने कहा था कि ना ये करप्ट मनी से आया है, ना ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। गवर्नमेंट वहां पे अपना केस हार गई, और शहबाज शरीफ का जो है नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, सारे बेटों की, दोस्तों की 12 अकाउंट्स की कमों पे, और वो भी उसके अंदर वो क्लियर चिट दी। तो चुनाचे पहली बात ये कि पाकिस्तान की नैब का हाल था और ये पाकिस्तान की अदालतों का FIA का हाल था। बाकी ये है जी कि जो केसेस थे कि जी किसके कहने पे बने, किसी कहने पे नहीं बने, इसमें सारी बातें जो मेरे साथियों ने कही है इसमें सारी सच्ची है। मदर साहब की, शहजाद साहब की और महमूद की के जी ठीक है ने जो इमरान खान साहब को जो हाथ दिया है वो किसी को नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब को उसको इस्तेमाल करना भी आया है, और उस इस्तेमाल करने के बाद उनको इस्तेमाल का ताना देना भी आया है। ये पहले को नहीं आता था, ये थी क्या वारदात। ओके, ठीक है जी मैमल, आई एम सो सॉरी, मुझे इस तक इजाज़त दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मुझे क्लोज करना है। सो अल्लाह हाफिज़।